रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। किसी को चाहना और किसी की चाहत पाना, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जी हाँ, और खुशकिस्मत हैं हम दोनों, यानी सलीमा रजा और अरशद इकबाल के आपके इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को आपके साथ ये चाहत बांटने का मौका मिला। हाँ, तो बस आइए कुछ कदम साथ साथ उठाएं इस रोशनी के कारवां में। पहले एक संगीत के रसिया के साथ। नाम है संजय घोष, कोलकाता से हैं और वायलिन बजाते हैं। भाई, यूं तो संजय गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वायलिन से उनका इश्क 15 साल से उन्हें लगातार परफॉर्मेंसेस करवा रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑल्सो अब्रॉड। तो लीजिए सुनिए, संजय बात कर रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम से। अति सुंदर संजय जी, अति सुंदर। संजय जी, ये बताइए कि आपको संगीत में शौक कैसे हुआ, कब हुआ, और ये जो हुनर आपने प्राप्त किया ये किस से प्राप्त किया? संगीत का बचपन से बहुत शौकीन थे मैं, और मेरा गुरुजी पद्म भूषण पंडित वी.जी. जोग साहब के पास मैंने उनका देहांत के पहले 15 साल तालीम लेने का मौका मिला। मैं गुरुजी का गंडाबंद शागिर्द हूँ। मेरे गुरुजी हमको, मेरा एक परंपरा होती है कि गुरुजी को शागिर्द होने से गंडा मिलता है। 11 साल बाद मैं 86 में गुरुजी के पास गए थे, और 97 गुरु पूर्णिमा को दिन में गुरुजी ने हमको ये गंडा हाथ में जो है उन्होंने सबका सामने ये डोरी लगा के दी थी, आशीर्वाद दी थी। तो अभी तो रिवाज चलता है, गुरुजी को कैसेट सुनते हैं और सब गुरु लोग जो है उन सबको गाना सुनते हैं। पंडित वी.जी. जोग एक महान वायलिनिस्ट थे। तो ये बताइए संजय जी कि आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से हुआ? मेरे को जब 2.5 साल थे उस टाइम पे डॉक्टर ने बताया, मेरा आंख में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था। जैसे वो अंजनी करके बंगला में बोलते हैं, थोड़ा फोड़ा की ऐसे ज़रा। तब मेरे को पावर चश्मे लगाया था -5 का। तो वहाँ से फिर पावर ने आगे बढ़ा, और मेरा जो उम्र बढ़ते बढ़ते पावर भी बहुत ज़्यादा होने लगा। -18.5 तक मेरे पावर हुआ था। और राइट आई में मेरा और एक प्रॉब्लम था कि मैं पेरिफेरल लेंस हो गया, जो सेंट्रल फिक्सेशन वो डैमेज हो गया था। तो मेरे राइट आई में तो कुछ लिखाई पढ़ाई होता नहीं, सिर्फ इधर उधर से देखता था। और लेफ्ट आई में थोड़ा बहुत था, लेकिन 93 में हमने ऑपरेशन करने का कोशिश की, और लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में तो लेफ्ट आई बिल्कुल चला गया। अभी तो रोशनी एकदम है नहीं, और राइट आई में थोड़ा सा दिखता है। आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं, एक पेशेवर संगीतकार हैं, तो हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि ये जो संगीत का जो सिलसिला है आपने किस प्रकार से बढ़ाया? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक तो एमेचर, एक प्रोफेशन। ऐसे तो हम एक नौकरी करते हैं,
आई एम एन CPT, कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी करता है। और उसके अलावा मैं वायलिन जितना टाइम मिलता है मैं बजाता हूँ और प्रैक्टिस करता है। ये एक सागर है जो म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक जो है एकदम सागर की तरह, कहीं पे किनारा कुछ दिखाई नहीं देता है। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही लगता है गहराई ज़्यादा है। तो संजय, आपने कई शोज़ किए होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देश में तो किए हैं, कलकत्ता में गुरुजी को साथ भी बजाया था। 99 में पहला इंग्लैंड जाने का मौका मिला था, तो गुरु जी को आशीर्वाद लेके, परमिशन लेके मैंने इंग्लैंड गए थे और वहाँ जाके बच्चों लोगों के साथ स्कूल में कुछ इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करने का। तो मैंने 4 दफ़े इंग्लैंड गए थे और लास्ट ईयर में जापान गए थे। अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा परिवार में तो ऐसे माता जी मेरे साथ, अभी तो मैं बड़ा दीदी को घर में रहता हूँ और दीदी मेरा जमाई बाबू और दीदी को एक लड़की बस। सुना है कि संजय आप अपने संगीत के साथ साथ स्टेज से भी कुछ रिश्ता रखते हैं, तो हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि आपका स्टेज से क्या रिश्ता है? पहले तो मैं एक्टिंग का बहुत शौक था, बड़ा होके मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन बीच में जो आँख का प्रॉब्लम आ गया तो मैं ड्रामा छोड़ दिया। और ऐसे उस टाइम से ही मैंने थोड़ा हारमोनियम, तबले और थोड़ा सा सितार ये सब बजाते थे। लेकिन बाद में जब मेरा आँख का बहुत प्रॉब्लम आ गया 85 में, तो उस टाइम में मेरा मन में ऐसा हुआ था कि हमारा आँख चला जाता है तो मैं क्या करूं। तो मेरा पड़ोसी एक दादा, मेरा माँ, दीदी सब मिलके पंडित अजय चक्रवर्ती उनके पास ले गए थे। उन्होंने मेरा गुरुजी को पास मुझे भेजा था बातचीत करके, और गुरुजी ने भी मान ली कि हाँ इनको सिखाएंगे। तो उनसे मेरा प्रशिक्षण मिला है। चलते चलते संजय, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अपने अनुभव से आप हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? दिल से नहीं हारना चाहिए। जब मेरा आँख का रोशनी चला जाने लगा, डॉक्टर साहब ने बता दी कि भाई तुम्हारा रोशनी कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं इंग्लैंड जाके दिखाने का कोशिश की, जब जापान गए थे वहाँ पे भी बातचीत की, लेकिन सुना कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात हम कह सकता हूँ कि मैंने संगीत को छोड़ा नहीं, और सबको कहूँगा कि हिम्मत हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो अगर मैंने तो गुरुजी को, भगवान को बहुत मानता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। लक्ष्य एकदम स्थिर करके और शांत होके ज़रा सोचना चाहिए कि मुझे भी कुछ करना है, यहाँ से जाने को पहले कुछ करके दिखाना है, कुछ समाज की कुछ सेवा करना है। मेरा रास्ता हुआ है म्यूज़िक का, तो मैं म्यूज़िक से कुछ एटलीस्ट शांति तो कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए दे सकता हूँ। जब हम स्टेज में बजाते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो सब ऑडियंस जो है स्पेलबाउंड होकर सुनते हैं, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है। बाद में तालियां मिलता है, ये बहुत बड़ा बात मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है। जो आता है प्रॉब्लम लेके, हम बोलते हैं भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं, चलो आगे तो लड़ना है। सोचोगे तो और भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। शुक्रिया जॉर्ज अब्राहम। आपके सहयोग से हर हफ्ते हमारी मुलाकात किसी दिलचस्प पर्सनालिटी से होती है। भाई, पर्सनालिटी पर ख्याल आया अरशद कि कुछ समय पहले टीवी पर एक चैनल में एक सिंगिंग कंपटीशन में लिटिल चैम्प्स की खोज में मैंने एक इतने खूबसूरत, इतने चार्मिंग, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे को देखा कि उसका दिलकश इमेज मेरे दिमाग और दिल पर बस गया है। मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, आप दिवाकर शर्मा की बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई इस नन्हे होनहार दृष्टिहीन गायक ने लाखों दर्शकों का दिल लूट लिया है, जीत लिया है। इसका कॉन्फिडेंस, इसकी ऑप्टिमिज्म और संस्कार कमाल के हैं। कमाल है ना? वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी से कमतर नहीं है। शाबाश दिवाकर, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि तुम होगे कामयाब। और हमें इस चीज की भी उम्मीद है कि कभी न कभी तुम हमारे इस प्रोग्राम पर आओगे और हम सबसे और हमारे सुनने वालों से बातचीत करोगे। सलीमा, मैं आपको याद दिलाऊं कि दिवाकर वही हैं जो हमारे प्रोग्राम के किसी हिस्से में छूले आसमां सेगमेंट में आ चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है दिवाकर, तब तो तुम हमारे पुराने दोस्त हो भाई। एक और टैलेंटेड और चार्मिंग इंसान का परिचय दे रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह। BBC रेडियो में इन टच प्रोग्राम के ये प्रेजेंटर हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लिसनर्स के लिए प्रसारित किया जाता है। पीटर वाइट इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड वाज बोर्न ब्लाइंड।
पीटर व्हाइट, जिनका आत्मविश्वास उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया। जन्म से ही नेत्रहीन पीटर को शुरू से ही अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर उन्हें बीबीसी में एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर नौकरी मिल गई। बीबीसी के साथ काम करते हुए उन्होंने नेत्रहीन श्रोताओं के लिए इन टच नामक प्रोग्राम पेश किया और बाद में 1987 से 1989 के बीच एक और प्रोग्राम सेम डिफरेंस को भी निर्मित और एडिट किया। पीटर की उपलब्धियों का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता। वो पहले ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन न्यूज के लिए रिपोर्ट्स तैयार की थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य रेडियो 4 प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए हैं। खास तौर पर नेत्रहीन श्रोताओं के लिए तैयार किए गए अपने प्रोग्राम इन टच के माध्यम से वो उनके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बांटते हैं और उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने सी इट माई वे नामक जीवनी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के दिलचस्प अनुभवों के बारे में बताया है। कामयाबी और उपलब्धियों से भरा अपना सफर तय करते हुए उनकी मुलाकात जो से हुई और दोनों ने शादी कर ली। आज जो और पीटर एक सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 4 बड़े बच्चों के माता पिता हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हमें एक ब्लाइंड रेडियो प्रेजेंटर के बारे में बता रहे थे। इसे सुनकर हमारे उन दोस्तों को बहुत हौसला मिलेगा जो आवाज की दुनिया में प्रोफेशनली कदम रखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आओ देखें व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स। ऐसा है कि अभी हाल में अ ग्रुप ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स गैदर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और पूरे यूएसए से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को लेकर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि एक ही समय में कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स को। भाई, इससे दृष्टिहीन लोगों को एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिले ना, और साथ ही मिला मोटिवेशन भी। जी हाँ, किसी ने कहा है कि चट्टान को बारिश से सुरक्षा नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी कि चट्टान कच्ची मिट्टी तो नहीं है कि बारिश से बह जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में अक्सर उन बातों का जिक्र करते हैं जो हमें चट्टान की तरह मजबूत, स्ट्रांग और रिलायबल बनाए। डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर इस काम में लगा है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को मजबूत बनाए। बस तो आइए प्रवीण कुमार से कुछ जानकारी इस बारे में हासिल करें। याद होगा कि हमारे एपिसोड 35 में प्रवीण कुमार हमारे साथ थे। प्रवीण सोशल वर्क्स में क्वालिफाइड मास्टर हैं और अब वीएसओ में प्रोग्राम मैनेजर हैं। भाई, वीएसओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में प्रोफेशनली स्किल्ड वॉलंटियर्स का बंदोबस्त करती है या रखती है। रेणुका भगत प्रवीण से बातें कर रही हैं जो जन्म से ही दृष्टिहीन है। आइए सुनते हैं ये बातचीत। मिस्टर प्रवीण कुमार, सबसे पहले आप हमें डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में मैं बोलूँगा तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि विकास के मुद्दों के ऊपर काम करते हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी राजनीतिक अवधारणा नहीं रखते हैं और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ भी रहते हैं और गैर सरकारी भी रहते हैं। तो इन संस्थाओं खास करके सामाजिक, सांस्कृतिक और लीगल और पर्यावरण के दृष्टि से उनके विकास के दृष्टिकोण से ये लोग काम करने के लिए कोशिश करते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से काम करते हैं या डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब जो मूलभूत मुद्दा है जैसे
रोटी कपड़ा मकान, जल जंगल जमीन, इन मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। और निर्माण कार्यक्रम में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। तो इशू बेस्ड हम देखेंगे तो डिसेबिलिटी, विकलांगता के ऊपर काम करने वाले संस्था हैं, बहुत हैं। तो दूसरे इश्यूज मुद्दों के ऊपर, जैसे बच्चों के ऊपर, सड़क में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ भी काम करने वाले संस्थाएं हैं। महिलाओं के बीच में काम करने वाले संस्थाएं हैं, दलित्स हैं, आदिवासी। तो काफ़ी सारे, मतलब मेन स्ट्रीम हम दो बोल सकते हैं कि अर्बन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रूरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मिस्टर प्रवीण, किस प्रकार की संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य करती हैं? इस सेक्टर में हम देखेंगे तो खास करके INGOs हैं, जो कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे एक्शन एड है, केयर इंडिया है। दूसरा जो है NGOs हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। तो वो भारत में काफ़ी सारे हैं और बोलते हैं कि लगभग 10 लाख के आसपास NGOs हमारे देश में हैं। और इनमें हम देखेंगे तो नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, मूवमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, फिलांथ्रोपी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके अलावा हम देखेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बहुत लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसमें इंडस्ट्रीज भी कुछ छोटे मोटे NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस या अपने कुछ ट्रस्ट ओपन करके वो लोग काम करते हैं। और CBOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ग्रास रूट लेवल में, मतलब गांव स्तर पर छोटे मोटे ग्रुप्स रहते हैं, महिलाओं के ग्रुप्स रहते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में रोजगार के कौन कौन से अवसर होते हैं? जैसे हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तो NGOs में भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम मैनेजर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, फील्ड वर्कर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग विंग होते हैं, तो उसमें अकाउंटेंट्स, ऑफिस असिस्टेंट्स। तो IT में भी काफ़ी स्कोप है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट कंटेंट, तो उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में खास करके जैसे ट्रेनिंग्स हो, डिसेबिलिटी के ऊपर ट्रेनिंग्स हो, चाइल्ड राइट्स के ऊपर ट्रेनिंग्स हो, या वुमेन्स इश्यूज़ के ऊपर ट्रेनिंग्स हो, आदिवासियों के बीच में सेंसिटाइजेशन हो, काउंसलर्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, बालवाड़ीज जो चलाते हैं वहाँ टीचर्स की ज़रूरत है। अच्छा प्रवीण जी, अब आप हमें ये बताएं कि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए किन क्षमताओं और शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है? जैसे हम देखेंगे तो प्रोग्राम लेवल में काम करना है तो NGOs MSWs को ढूंढते हैं। तो MSW इज़ मास्टर्स इन सोशल वर्क। इसके अलावा यदि दूसरे जो कैटेगरीज है, जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं या फील्ड वर्कर्स हैं, फील्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो इनके लिए डिग्री ज़रूरत है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग जो कि मेन है, क्योंकि गांव में जाके काम करना पड़ता है, स्लम्स में जाके काम करना पड़ता है, बच्चों के बीच में जाके काम करना पड़ता है। काउंसलिंग स्किल्स हैं या ट्रेनिंग स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, तो ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा मेन ये है कि डेडिकेशन एंड कमिटमेंट रहना है कि हम विकास सेक्टर में काम करेंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार के कौन कौन से अवसर होते हैं? प्रोग्राम्स में भी काम कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कर सकते हैं, असेसमेंट्स कर सकते हैं। फील्ड लेवल में भी जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना है, ग्रुप्स फॉर्म करना है, मोबिलाइज करना है लोगों को कैंपेन के लिए, लीगल इश्यूज के ऊपर लोगों को समझाना है या ट्रेनिंग्स वगैरह करना है, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन करना है। मतलब ट्रेनिंग भी एक क्षेत्र है जिसमें नेत्रहीन लोग कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति जो है वो हर तरीके के काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, बस विल पावर रहना चाहिए और कमिटमेंट रहना चाहिए। डेवलपमेंट सेक्टर में दृष्टिहीन व्यक्तियों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इनका हल क्या है? लोगों का सोच कि ये दृष्टिहीन है, ये ऑफिस कैसे आ सकते हैं, इसको काम नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करेगा, काफ़ी सारे उनका सोच रहते हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति को जैसे इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो आजकल तो सॉफ्टवेयर्स सब लोग लेके जाते हैं, जो कि जॉस सॉफ्टवेयर हैं, वो वहाँ डाल के यूज़ करके दिखा सकते हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं और दूसरे से रेफरेंसेस ले सकते हैं।
दूसरा, मोबिलिटी और ट्रैवलिंग में कठिनाई आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज में काम करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कठिनाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम एस्कॉर्ट लेके जा सकते हैं। तीसरा जो कठिनाई मेरे नज़र में आता है कि राइटिंग, लेकिन उसमें भी एक है कि उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, वो कैसे ब्रेल नहीं जानता है तो ब्रेल सीख के लिख सकता है, उसके बाद ट्रांसलेट करके किसी को टाइपिंग करवा सकता है। फोर्थ, रिलीफ जो वर्क होते हैं, जैसे कैलामिटीज़ होते हैं, फ्लड्स होते हैं, उसमें दृष्टिहीन लोग काम कर सकते हैं, लेकिन एज कोऑर्डिनेटर्स में भी, और काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट और दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट फ्रंट लाइन में जाके काम करना थोड़ा कठिनाई है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट सेक्टर में आगे बढ़ने के कौन कौन से अवसर होते हैं। मान लीजिए एक पर्सन एनजीओ में है, तो वो बाद में आईएनजीओस में भी जाके काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी ले सकते हैं। कुछ दूसरा असाइनमेंट ले लिया, कुछ रिसर्च का काम ले लिया तो रिसर्च कर लिया, तो स्किल्स का ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब क्या होगा? जो भी होगा बहुत ही सुरीला होगा। अच्छा। जी हाँ, मनोज यादव, इनसे हम एक बार फिर आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनसे एपिसोड 22 में जिनको आपने सुना था। अरे मैंडोलिन बजाते हैं ना। लो कल्लो बात, आप कितना किलो बादाम रोज खाती हैं भाई? क्यों? यही क्या आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। सुनिए, बादाम नहीं खाती हूँ, दिमागी कसरत करती हूँ। वो कैसे? तुम्हारे साथ जो हर हफ्ते मगजमारी होती है मेरी। ओह, अच्छा, बुरा नहीं मानो भाई बुरा। मैं तो मजाक कर रही थी अर्शद। मैं भी तो मजाक में बुरा मान रहा था। अच्छा। भाई मनोज ने हमें अपना टेप भेजा है, इसलिए उनसे सुनिए राग मधुवंती एक ताल में। मनोज के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं कि मनोज यादव मुंबई से हैं। बचपन से ही ब्लाइंड हो गए थे। जब एक बार उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, फिर तो जिंदगी उनके लिए और वो जिंदगी के लिए एक बेहद कामयाब प्रोफेशनल है। तो आइए सुनते हैं उनकी कृति। वाह मनोज, वाकई म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। आपकी बजाई हुई ये सुरीली धुन सिर्फ हम तक ही नहीं बल्कि हमारे सुनने वालों तक पहुंची, और हमें उम्मीद है कि आप सब सुनने वालों में से जो भी किसी भी आर्टिस्टिक परसूट में हैं, कोई भी कला की कृति आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जरा भी नहीं झिझकेंगे और हमसे संपर्क जरूर करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप रब्ता कायम करते हैं हमसे, वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। भाई जिस तरह आप लोग ये बातें सुन रहे हैं, उसी तरह ये घड़ी भी हमारी बात सुन रही है और जोर जोर से चीख चीख के कह रही है, भाई साहब उठो, यहाँ से चलो, क्योंकि टाइम हो गया। बस तो घड़ी की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसलिए मेरी तरफ से यानी सलीमा रजा की तरफ से और अरशद इकबाल की तरफ से आप तमाम लोगों को खैरबाद, खुदा हाफिज।
और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। iWay, ये है रोशनी का कारवां।